सी ईएम जोट ने एक बार कहा था, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि इसे बहुत से लोगों ने पहना है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, चुनावों में, बहसों में, अर्थव्यवस्था की बातों में। पर जब इसे असल में लागू करने की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, और जिन देशों ने इसे पूरी तरह अपनाया उनका अनुभव वो कैसा रहा। आज हम केंद्रीकृत समाजवादी अर्थशास्त्र से दुनिया के पीछे हटने के इस काफ़ी जटिल विषय पर बात करेंगे। हमारे सामने द प्रिंट का एक लेख है और हम इसी के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि समाजवाद के ऊंचे वादों और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखा। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां आप जानते हैं अलग अलग आर्थिक प्रणालियों की गहरी समझ ज़रूरी होती है। हमारा मकसद है कि हम इस विषय के मुख्य पहलुओं को एक दिलचस्प बातचीत के जरिए सामने रखें। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर समाजवाद है क्या? जोट के कथन से साफ है कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ये वाकई एक ऐसी टोपी बन गई है जिसे हर किसी ने अपने हिसाब से पहना है। तो इसे समझने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? ये एक बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि सारी उलझन असल में यहीं से शुरू होती है। विश्लेषण को आसान बनाने के लिए हम समाजवाद को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि शुरू में भी इशारा किया गया है। अच्छा। हाँ, पहला है इसका उद्देश्य, या कहिए इसका सपना, और वो सपना है स्वतंत्र और समान लोगों का समाज बनाना। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, बहुत आकर्षक। कौन ऐसा समाज नहीं चाहेगा? बिल्कुल, एक ऐसा समाज जहाँ कोई शोषण ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। ये तो किसी भी इंसानियत पसंद विचारधारा का मूल हो सकता है। सही कहा। लेकिन असली बहस शुरू होती है दूसरे हिस्से पर, मतलब इस उद्देश्य को हासिल करने की कार्यप्रणाली या तरीके पर। और इसी तरीके ने समाजवाद को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाया है। इसके कुछ मुख्य स्तंभ हैं। पहला, उत्पादन, वितरण और विनिमय के जो भी साधन हैं उन पर राज्य का स्वामित्व। इससे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं तो? मतलब देश में जो कुछ भी बनता है या बिकता है, फैक्ट्रियां हों, खेत हों या दुकानें, उन सब पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का कब्जा होगा। ये राष्ट्रीयकरण, मतलब नेशनलाइजेशन, और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बनाकर किया जाता है। और तीसरा हिस्सा? तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है राज्य द्वारा सभी आर्थिक गतिविधियों की एक केंद्रीकृत और व्यापक योजना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यानी क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस दाम पर बिकेगा और किसे मिलेगा, ये सब कुछ सरकार के दफ्तरों में बैठे कुछ लोग तय करेंगे, बाजार नहीं। तो मंजिल एक, लेकिन उसे पाने के रास्ते अलग अलग हो गए। और यहीं से लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद का फर्क सामने आता है ना? बिल्कुल। दोनों कहते हैं कि हमें उस समान समाज तक पहुंचना है, लेकिन तरीके बिल्कुल उलट हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद संसदीय तरीकों पर, क्रमिक परिवर्तनों पर यकीन करता है। वो चुनाव लड़कर, कानून बनाकर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। वहीं साम्यवाद, जिसे वो खुद वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे, वो एक पार्टी तानाशाही और हिंसक क्रांति पर आधारित है। उनका मानना था कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना ही होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण सोवियत रूस और चीन रहे हैं। चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो कम कट्टरपंथी लगता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। यूरोप में इसका बड़ा बोलबाला था, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद। पर क्या वहां सब कुछ सिद्धांत के हिसाब से चला? क्योंकि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ग्रैहम हटन ने एक बड़ी चुभने वाली टिप्पणी की थी। हाँ, मैंने भी पढ़ी है। उन्होंने कहा था, निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी उद्यमी एक लोकतंत्र की गतिशीलता प्रदान करते हैं। इन्हें हटा दें तो आप लोकतंत्र और उसकी गतिशीलता दोनों को हटा देते हैं। बहुत ही प्रमुख नेता थे डगलस जे। उन्होंने दशकों तक मंत्री के तौर पर समाजवादी नीतियों को लागू होते देखा। अपने इस लंबे अनुभव के बाद उन्होंने किताब लिखी, सोशलिज्म इन द न्यू सोसाइटी, और उसमें एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा, निजी संपत्ति का अभाव स्वतंत्रता का हनन भी है। एक मिनट, ये तो अपनी ही विचारधारा की जड़ पर सवाल उठाने जैसा है। जिस निजी संपत्ति को समाजवाद की सारी समस्याओं की जड़ माना गया, वही अब स्वतंत्रता के लिए जरूरी बताई जा रही थी। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक यू टर्न है। ये एक जबरदस्त यू टर्न था। डगलस जे जैसे लोग जमीनी हकीकत देख रहे थे। वे देख रहे थे कि जब सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाता है तो व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी मर्जी, अपनी आर्थिक आजादी वो खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह से राज्य पर निर्भर हो जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूर्ण समानता के विचार को भी अव्यावहारिक बताया।
उनका तर्क था कि समाज में हर किसी को बराबर हिस्से देना न तो संभव है और न ही सही। अगर एक मेहनती और एक आलसी दोनों को बराबर मिलेगा तो कोई ज्यादा मेहनत क्यों करेगा? तो फिर उन्होंने समाधान क्या दिया? कुछ तो बताया होगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बराबर हिस्से नहीं बल्कि उचित हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय होना चाहिए। मतलब असमानता कम हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन व्यक्तिगत मेहनत और काबिलियत का भी सम्मान हो। इससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण जैसी विधियों की सीमाएं खुद समाजवादियों को ही समझ आने लगी थीं। अनुभव ने सिद्धांत पर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। सही कहा। तो ये तो हुई लोकतांत्रिक समाजवाद की कहानी, जहां धीरे धीरे हकीकत सामने आई। लेकिन उस मॉडल का क्या हुआ जहां इसे पूरी ताकत से एक क्रांति के जरिए लागू किया गया था? जाहिर है हमारी नजर अब सोवियत संघ पर है। वहां केंद्रीकृत योजना का अनुभव कैसा रहा? सोवियत संघ में इस मॉडल को उसके चरम पर ले जाया गया। वहां की केंद्रीकृत योजना एक विशाल मशीन की तरह थी। उसके 4 मुख्य पुर्जे थे। पहला, एक योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन, जो देश की प्राथमिकताएं तय करता था और राज्य अपने सारे संसाधन, लोहा, कोयला, इंसान, सब कुछ उन्हीं को पूरा करने में लगा देता था। ठीक है। दूसरा, उनकी रणनीति साफ थी। आम लोगों की जरूरत की चीजों जैसे कपड़े या खाने पीने का सामान, उनकी परवाह किए बिना देश के सारे संसाधन भारी उद्योगों पर झोंक दो। स्टील, हथियार, मशीनरी, इन सब पर। लेकिन एक मिनट, क्या उस वक्त सोवियत योजनाकारों को ये नहीं दिखा कि वे प्रोत्साहन मतलब इंसेंटिव और उपभोक्ता की पसंद अर्थव्यवस्था के इन बुनियादी नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं? या उन्हें लगता था कि विचारधारा इन सब नियमों से ऊपर है? आपका सवाल ही उस पूरी व्यवस्था के दिल में चुभता है। उन्हें लगता था कि विचारधारा हर नियम से ऊपर है। उन्होंने अर्थशास्त्र के इन सिद्धांतों को पूंजीवादी बकवास कहकर खारिज कर दिया था। अच्छा। उनका तीसरा स्तंभ था कि उद्योगों का प्रबंधन सरकारी उद्यम करेंगे और खेती का प्रबंधन सामूहिक खेतों यानी कलेक्टिव फार्म्स के जरिए होगा, जहां किसानों की अपनी कोई जमीन नहीं होगी। और चौथा और आखिरी स्तंभ था हर स्तर पर एक जटिल सरकारी नियंत्रण। और नतीजा ये हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था एक ऐसे दलदल में फंस गई जहां न कोई प्रोत्साहन था, न कोई कुशलता और न ही लोगों की जरूरतों की कोई कद्र। और इसके जमीनी परिणाम क्या हुए? जाहिर है जब आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को मानने से इनकार कर देंगे तो आप गिरेंगे ही। और वे बहुत बुरी तरह गिरे। परिणाम विनाशकारी थे, खासकर कृषि क्षेत्र में। सोचिए, यूक्रेन जैसा दुनिया का अन्न भंडार जिस देश का हिस्सा हो, वो देश अपने लोगों का पेट भरने के लिए तरस रहा था। अरे बाप रे। विफलता इतनी गंभीर थी कि सोवियत संघ को कनाडा और अमेरिका जैसे कट्टर पूंजीवादी और मुक्त उद्यम वाले देशों से अनाज आयात करना पड़ा। सामूहिक खेती का दशकों लंबा प्रयोग वो पूरी तरह से एक मानवीय और आर्थिक त्रासदी साबित हुआ। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है जो इस पूरी व्यवस्था के अंदरूनी विरोधाभास को दिखाता है। 1962 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO ने एक सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़कर कोई भी हैरान रह जाएगा। बिल्कुल। उस रिपोर्ट से पता चला कि सोवियत संघ के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा किसानों की निजी छोटी जोतों से आ रहा था। 1/3? हाँ, 1/3। ये वे छोटे जमीन के टुकड़े थे जो सरकार ने किसानों को अपने परिवार का गुजारा करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। देश की कुल खेती की जमीन का सिर्फ 3-4% हिस्सा होने के बावजूद ये छोटे खेत देश का 30% से ज्यादा अनाज पैदा कर रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब साफ है, ये सिद्धांत की जमीनी हकीकत के सामने सबसे बड़ी हार थी। सोचिए, जिस साम्यवादी व्यवस्था ने निजी संपत्ति को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी, वही अपने लोगों का पेट भरने के लिए गुपचुप तरीके से उसी निजी संपत्ति पर निर्भर थी। उन छोटे खेतों पर किसान अपने लिए काम कर रहा था, उसकी मेहनत का फल सीधा उसे मिलता था, इसलिए वहां उत्पादन हो रहा था। ये मुक्त उद्यम के सिद्धांत की अनजाने में हुई एक जबरदस्त जीत थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों के नीचे दबी रह गई। इतनी बड़ी नाकामी और इस साफ सबूत के बाद तो कुछ बदलना ही था। क्या सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा पर अड़े रहने का फैसला किया या उन्होंने हकीकत को स्वीकार करना शुरू किया? हकीकत को आप एक सीमा तक ही नजरअंदाज कर सकते हैं। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में मुक्त उद्यम की विशेषताओं को धीरे धीरे और बहुत हिचकिचाते हुए शामिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे कि? इसके कुछ उदाहरण तो बहुत ही मजेदार हैं।
जैसे उन्होंने ट्रेडमार्क और विज्ञापन की शुरुआत की। विज्ञापन एक कम्युनिस्ट देश में जहां सबको एक जैसा बनाने की कोशिश हो रही थी और कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी, वहां ब्रांड्स बनाकर चीजों को अलग क्यों किया जा रहा था? ये तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यही तो विडंबना है। एक सोवियत अर्थशास्त्री ने इसका बचाव करते हुए जो तर्क दिया, उसे सुनकर लगेगा कि आप द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोई लेख पढ़ रहे हैं। बताइए। उन्होंने कहा, ट्रेडमार्क को भोक्ता को अपनी पसंद का सामान चुनने की सुविधा देता है या दूसरी कंपनियों को भोक्ता की मांगों के अनुसार अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मजबूर करता है। ये सीधे सीधे बाजार, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की संप्रभुता की भाषा थी। यानी वो सब कुछ जिसके खिलाफ साम्यवाद खड़ा हुआ था। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत बड़ा वैचारिक समझौता है। मेरे पास हार्वर्ड के रशियन सेंटर के डॉक्टर मार्शल गोल्डमैन का एक आंकड़ा भी है। उन्होंने बताया था कि 1963 में सोवियत उद्यमों ने विज्ञापन पर लगभग $40 मिलियन खर्च करने की योजना बनाई थी, और उस समय सोवियत संघ में 30 से ज्यादा विज्ञापन एजेंसियां काम कर रही थीं। ये सोचना भी हैरान करता है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार और विडंबनापूर्ण मोड़ तो तब आया जब सोवियत अर्थशास्त्री, जो खुद अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे, वो पड़ोसी साम्यवादी देश चीन को अर्थव्यवस्था चलाने पर लेक्चर दे रहे थे। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, उस समय चीन में माओ की नीतियां तबाही मचा रही थीं। सोवियत प्रेस में लेख छप रहे थे जिनमें चीनी नेताओं को आर्थिक विकास के वस्तुनिष्ठ नियमों को नजरअंदाज न करने की चेतावनी दी जा रही थी। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मतलब जो गलतियां वे खुद कर चुके थे उसके लिए दूसरों को चेता रहे थे? हाँ, एक सोवियत अर्थशास्त्री ने लिखा कि चीनी नेताओं ने योजना और लागत लेखांकन जैसे जरूरी सिद्धांतों को अपनी मनमर्जी के फैसलों से बदल दिया है, जिसकी वजह से चीनी लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है। अरे वाह! ये एक तरह से उनका अप्रत्यक्ष कबूलनामा था कि उन्होंने भी यही गलतियां की थीं और अब वे उसके परिणाम भुगत रहे थे। ये पूरी कहानी ये समाजवाद के सैद्धांतिक वादों और व्यावहारिक परिणामों के बीच की एक गहरी खाई को दिखाती है। तस्वीर उभरती है। समाजवाद का सपना एक स्वतंत्र और समान समाज का था, एक बहुत ही नेक सपना। लेकिन उसे हासिल करने के जो दो मुख्य तरीके अपनाए गए, यानी हर चीज पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व और केंद्रीकृत योजना, वो व्यवहार में बुरी तरह विफल साबित हुए। चाहे वो ब्रिटेन जैसा लोकतांत्रिक समाजवादी देश हो, जहां धीरे धीरे समझ आया कि निजी संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गहरा नाता है, या फिर सोवियत संघ जैसा साम्यवादी देश जहां एक पूरी पीढ़ी को एक नाकाम आर्थिक प्रयोग की वेदी पर चढ़ा दिया गया। दोनों ही मामलों में व्यवहारिक अनुभवों ने इन तरीकों की सीमाओं को उजागर कर दिया। अंत में अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत ने विचारधारा पर काबू पा लिया और निजी संपत्ति, प्रोत्साहन और उपभोक्ता की पसंद जैसे मुक्त उद्यम के तत्वों को किसी न किसी रूप में वापस लाने पर मजबूर कर दिया। ये प्रासंगिक है। क्या किसी भी आर्थिक या राजनीतिक मॉडल को उसके शुद्धतम सैद्धांतिक रूप में लागू किया जा सकता है, या फिर इंसानी समाज की सफलता हमेशा एक मिश्रित दृष्टिकोण में ही निहित होती है, जहां किसी एक विचारधारा के बजाय व्यवहारिकता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है?